हेलो क्लास। आज मैं आपको तो कुछ टॉपिक्स कराऊंगी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में कवर नहीं हुए थे। दैट इज़ योर प्राइमरी मार्केट। तो हम स्टार्ट करें। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट? व्हेन अ कंपनी डायरेक्टली सेल्स इट्स सिक्योरिटीज़ टू द इन्वेस्टर्स देन इट इज़ अ प्राइमरी मार्केट। जब भी एक कंपनी डायरेक्टली अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को, बॉन्ड्स को डायरेक्टली जब एक इन्वेस्टर को सेल करती है तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, जिसको एक न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। नाम से आपको पता लग रहा है न्यू इशू मार्केट, कि जब भी एक कोई न्यू कंपनी या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है, न्यू शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो वो किस मार्केट के थ्रू करती है? प्राइमरी मार्केट के थ्रू। प्राइमरी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। प्राइमरी मार्केट का जब भी हमें एक कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो मोर देन 5 ईयर्स के लिए होते हैं, तो वो क्या इशू करती है? सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। अब सिक्योरिटीज़ को इशू कौन कौन कर सकता है? कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मीन्स जिसको फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिस इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो सिक्योरिटीज़ इशू करेगा। ठीक है, देखो This market is comprised of individuals, institutions, methods involved in raising fresh capital for both the new and the existing companies. अब प्राइमरी मार्केट में ये नहीं होता कि सिर्फ न्यू कंपनीज ही न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करें, ऐसा नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, अगर उनको और ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो अगर न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं तो वो भी किसके अंदर रहेगा? प्राइमरी मार्केट के अंदर ना। थर्ड पॉइंट देखो इसका क्या है? इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स विद सरप्लस मनी। मीन्स वो लोग जिनके पास बहुत पैसा, सरप्लस सेविंग्स बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं, तो अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो प्राइमरी मार्केट में जो डीलिंग की जाती है, देखो फोर्थ पॉइंट में है कि वो सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करता है। जब 2 पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। देखो, जब एक कंपनी एक इन्वेस्टर को सेल करती है डायरेक्टली, एक कंपनी इन्वेस्टर को, तो वो आता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। जब एक इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो अपने शेयर्स को एक किसी और इन्वेस्टर को आगे रीसेल कर देता है, तो वो किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। थर्ड है आपका द इशूअर। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि एक नई कंपनी ही नई सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, ऐसा नहीं होता। कोई, चाहे वो नई कंपनी हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटेशन, इधर पब्लिकली, या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू करते हैं, या फिर वो कुछ एक इन्वेस्टर्स होते हैं प्राइवेटली, डिफरेंट इन्वेस्टर्स को भी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम क्या करते हैं? न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। ठीक है, हम न्यू सिक्योरिटीज़ या तो एक नई कंपनी इशू कर सकती है, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो वो इशू कर सकती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इशू मार्केट। मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट इज इट इज़ अ मार्केट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव एनी फिक्स जोग्राफी। ये कोई स्टॉक एक्सचेंज जिसकी तरह इनका कोई फिक्स जोग्राफिकल एरिया नहीं होता है, लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। द कॉर्पोरेट सेक्टर रेजेस फ्रेश रिसोर्सेज, कि अगर किसी को फ्रेश रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड्स को रेज कर सकता है। थर्ड, दिस मार्केट हैज़ नो टेंजिबल फॉर्म, क्योंकि इनका फिक्स लोकेशन नहीं है तो कोई टेंजिबल फॉर्म भी नहीं है इनकी, ठीक है। इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता। इट हैज़ अ रिकग्निशन ओनली बाय सर्विसेज। अब सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते हैं, तभी उसको नो टेंजिबल फॉर्म कहा गया है, ठीक है। इनकी सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं। सेबी, अब जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं प्राइमरी मार्केट के ऊपर कंट्रोल कौन रखती है? सेबी कंट्रोल रखता है, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब प्राइमरी मार्केट्स को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज ओरिजिनेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स एक प्राइमरी मार्केट जब वो एक सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वो न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। देखो,
फर्स्ट पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आपका ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मेरी एक कंपनी है ABC, मैंने एक नई कंपनी बनाई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फंड्स की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, शेयर सिक्योरिटीज़ को इशू करूँगी। बस सिक्योरिटीज़ को इशू करने से पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी, ठीक है, मार्केट की स्टडी करूँगी, उनको एनालाइज करूँगी, मार्केट में क्या कुछ नया चल रहा है, क्या न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके मैं फाइनल डिसीजन लूँगी कि मुझे कौन सी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहिए, ठीक है। उस सिक्योरिटीज़ को इशू करने का साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ ऑफ द इशू, किस टाइम मुझे वो इशू करना है, ठीक है, और मुझे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करनी है। ये डिसीजंस मैं तभी ले पाऊँगी जब मैं क्या करूँगी, इन्वेस्टिगेशन करूँगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनेशन। तो एक कंपनी, चाहे वो एक न्यू कंपनी हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो, वो न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करने से पहले ओरिजिनेशन करते हैं, मीन्स वो मार्केट की स्टडी करती है, मार्केट की इन्वेस्टिगेशन करती है। नाउ सेकेंड इज़ योर अंडरराइटिंग। नाउ व्हाट इज़ अंडरराइटिंग, पहले उसने ओरिजिनेशन किया, उसके बाद वो क्या करेगी, अंडरराइटिंग करेगी। क्या होता है अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन द अंडरराइटर एंड द इशूअर। इशूअर कौन होता है, इशूअर वो कंपनी होती है जो न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, ठीक है, जिसको फंड्स की ज़रूरत है। और अंडरराइटर कौन होता है, सपोज एक कंपनी ने कुछ एक सिक्योरिटीज़ को इशू किया, बट उसकी जो सारे जितनी भी सिक्योरिटीज़ है वो सेल नहीं हुई, कुछ एक सिक्योरिटीज़ रह गई जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करी, तो उस कंपनी की जो अनसब्सक्राइब्ड सिक्योरिटीज़ हैं वो कौन खरीद लेता है, वो एक अंडरराइटर खरीद लेता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडरराइटिंग। देखो, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन the underwriter and the issuer whereby the underwriter promises to subscribe to a specific number of securities in the event of public not subscribing it। मीन्स वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं उस कंपनी के साथ कि अगर आपकी कुछ एक सिक्योरिटीज़ पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो वो अंडरराइटर क्या करेगा, उन सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा। क्लियर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इज़ योर अंडरराइटिंग, थर्ड इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन। Now what is distribution? सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की जब हमने अंडरराइटिंग कर ली, पब्लिक को सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लिया, फिर जब हम एक्चुअल में अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को हम उन सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, या तो वो थ्रू ब्रोकर्स की जाएगी, थ्रू सब ब्रोकर्स की जाएगी, या थ्रू डीलर्स की जाएगी, ठीक है। तो वो ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो एक जो उनके अल्टीमेट इन्वेस्टर्स होते हैं, मीन्स वो लोग जो उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ उनका डायरेक्ट कंटैक्ट होता है। तो जब भी एक कंपनी न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो वो थ्रू ब्रोकर्स, वो इन्वेस्टर्स उनकी उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी मार्केट की क्या क्या फंक्शंस होता है। फर्स्ट इज ओरिजिनेशन, सेकंड इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज़ योर अंडरराइटिंग। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आज, दैट इज़ योर इशू मैकेनिज्म। मीन्स कि एक प्राइमरी मार्केट किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करती है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका थ्रू पब्लिक इशू और थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स करती है, और राइट इशू। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। नाउ व्हाट इज पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस? देखो, अंडर दिस मेथड द इशूइंग कंपनी डायरेक्टली ऑफर्स टू द जनरल पब्लिक और इंस्टीट्यूशन, कि अगर एक कंपनी को न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करना है तो वो किसके पास जाते हैं, थ्रू किसके थ्रू वो सब्सक्राइब करे कैपिटल को, थ्रू पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस। अब वो क्या करते हैं, जब उन्होंने सिक्योरिटीज़ को इशू करना है तो उसके लिए उनके लिए कंपल्शन होते हैं कि उनको क्या बनाना है, एक प्रोस्पेक्टस बनाना है, जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि कंपनी कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स को
इशू कर रही है, ठीक है, उनको क्या क्या प्राइजेज़ है, वो सारे इन्फॉर्मेशन किस में लिखते हैं, प्रोस्पेक्टस। तो एक कंपनी के लिए अगर वो पब्लिक के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने फंड्स को रेस कर रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी होता है। उस प्रोस्पेक्टस में वो शेयर्स से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, कि वो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स को इशू कर रहे हैं, ठीक है, उनका प्राइस क्या होना चाहिए, किस टाइम वो इशू करेंगे, वो सारी डिटेल्स किस में लिखते हैं, प्रोस्पेक्टस। ये उस केस में होता है जब एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को किसके थ्रू इशू कर रही है, थ्रू पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस। अब उस प्रोस्पेक्टस में उनको कौन कौन सी डिटेल्स देना ज़रूरी है, नेम ऑफ़ द कंपनी, कंपनी का नाम बताना ज़रूरी है, ठीक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस बताना ज़रूरी है, एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड एक्टिविटीज़, वो क्या काम कर रही है, कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, और उस कंपनी का लोकेशन कहाँ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ योर ऑफर फॉर सेल। अब इसमें क्या है कि अगर, अब मैंने तो बात करी कि पब्लिक में, कि अगर एक कंपनी पब्लिक के थ्रू अपने फंड्स को रेस करे तो उसको प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी है। अब सेकंड पॉइंट इसका ऑपोजिट है कि अगर वो पब्लिक के थ्रू तो नहीं कर रही है बट प्राइवेट सोर्सेज से अपने फंड्स को रेस कर रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी नहीं होता। देखो, अ कंपनी नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस इन केसेस वेयर इट अरेंजेस मनी फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज, कि जो आपके अल्टीमेट इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनके थ्रू उनको अपनी सिक्योरिटी सेल कर रही है, उनसे फंड्स ले रही है, तो उन केसेस में उनको प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी नहीं होता। एज पर सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट उनको प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। देखो, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इन नेसेसरी टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उन्हें प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट में सारे डिटेल्स मेंशन करके देना ज़रूरी होता है। बट वो स्टेटमेंट कब देंगे? वो स्टेटमेंट जब वो शेयर्स को इशू कर रहे हैं उससे कम से कम, मतलब बहुत पहले भी दे सकते हो आप, 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, ठीक है, बट एटलीस्ट 3 दिन पहले, जिस दिन आप शेयर्स को अलॉट कर रहे हो उससे 3 दिन पहले उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी इशू इट्स शेयर्स थ्रू इंटरमीडियरीज सच एज इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। अब इसमें क्या करते हैं, कंपनी अपने शेयर्स को किसको सेल कर देती है, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को सेल कर देती है, ठीक है। फिर वो सब ब्रोकर्स क्या करते हैं, जिन इन्वेस्टर्स का उनके साथ लिंक होता है वो इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर्स उनको सेल कर देती है। देखो नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड द सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज डन इन 2 स्टेजेस। इन 2 स्टेजेस, देखो in 2 stages. First is, in the first stage the company issue total number of securities to the issue house। ये मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले कंपनी जितने भी उनके शेयर सिक्योरिटीज़ होते हैं वो एक इशू हाउस और स्टॉक ब्रोकर्स को दे देती है एट एग्रीड प्राइस। फिर वो स्टॉक ब्रोकर्स और इशू हाउसेस क्या करते हैं, जिनका लिंक अल्टीमेट इन्वेस्टर्स के साथ होता है, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को उन अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं, हायर प्राइस वो सेल कर देते हैं। दोबारा बता रही हूँ कि ऑफ़र फॉर सेल में क्या होता है, क्या अगर एक कंपनी, इसमें क्या होता है, एक कंपनी जो फंड्स अपनी सिक्योरिटी सेल करती है वो थ्रू प्राइवेट सोर्सेज करती है, ठीक है। अब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सबसे पहले किसको सेल कर देती है, स्टॉक ब्रोकर्स को और इशू हाउसेस को। फिर वो स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को आगे एट हायर प्राइजेस वो आगे इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। देखो, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द रीसेल प्राइस। The difference between the purchase price and the resale price is called turn, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स, जिस प्राइस पर स्टॉक ब्रोकर्स ने उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा है और जिस प्राइस पर उन्होंने आगे इन्वेस्टर्स को बेचा है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, 2 प्राइसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्न, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सोचो तो स्टॉक ब्रोकर्स अगर उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो उनको कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए।
अगर उनको कुछ अगर सेम प्राइस पर वो सेल कर रहे हैं तो उनको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो क्या स्टॉक ब्रोकर्स क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और हायर प्राइसेस पर उसको आकर सेल कर देते हैं ताकि उन स्टॉक ब्रोकर्स को भी क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। तो जो उसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्न, और उस पैसे से वो अपने उनके जो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन होगी या फिर जो उनके एडवर्टीजमेंट्स वो करते हैं, वो सब उस पैसे से वो अपने एक्सपेंसेस को इनकर करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ना व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसमें क्या आता है कि इसमें स्टॉक ब्रोकर्स का काम नहीं है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, जो कंपनीज होते हैं, जो इशू हाउसेज होते हैं आपके, देखो द प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स द डायरेक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और द इशूइंग हाउसेज। अब इसमें कंपनी क्या करते हैं, डायरेक्टली जो उसकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इशूइंग हाउसेज होते हैं, वो डायरेक्टली उनको अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, एट एग्रीड प्राइस उनको अपनी सिक्योरिटीज़ सेल कर देते हैं। क्लियर। एंड देन दे प्लेस द सिक्योरिटीज़ विद देयर इन्वेस्टर्स क्लाइंट। यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं जिनके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, नाउ तो हम नेक्स्ट पॉइंट करें, दैट इज़ योर इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर की मार्केटिंग को सेबी ने कब एक्सेप्ट किया, इन अक्टूबर 1999। मीन्स कि अगर एक कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनीज अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है तो वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस कर सकती है। देखो, इट मीन्स सेबी अलाउड टू यूज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसमें क्या होता है, इन आईपीओस में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ब्रोकर्स आर एडवाइज टू आस्क कि वो इन्वेस्टर्स जो उस पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, जिनको हमने शेयर्स अलॉट करने हैं, उन इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो एप्लीकेशन उनको सबमिट करानी पड़ेगी, फिर जितनी वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के खरीदना चाहते हैं, ठीक है। फिर उन एप्लीकेशन के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि किस इन्वेस्टर को कितने शेयर्स को अलॉट किया जाएगा, ठीक है। फिर जो उसके अमाउंट वो पे करते हैं उन शेयर्स की खरीदने के अगेंस्ट उनको पेमेंट करनी होती है, वो थ्रू ब्रोकर्स करते हैं, क्लियरिंग हाउसेस को, ठीक है। फिर वो क्लियरिंग हाउसेस क्या करती है, वो जो इन्वेस्टर्स ने पेमेंट करी है उन सब इन्वेस्टर्स का एक डिपॉजिटरी अकाउंट बना दिया जाता है। फिर वो उनके उस अमाउंट को उस डिपॉजिटरी अकाउंट में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। देखो, अंडर दिस सिस्टम ब्रोकर्स आर एडवाइज टू आस्क सक्सेसफुल अलॉटेज टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, कि उनको सबसे पहले क्या लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म देनी है, उसके बेसिस पर उनको नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। द अमाउंट पेबल, जो उनको अमाउंट पे करनी है वो किसके थ्रू करेंगे, थ्रू द ब्रोकर्स टू द क्लियरिंग हाउसेस। फिर वो क्लियरिंग हाउसेस क्या करेंगी, हर एक इन्वेस्टर का एक डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। फिर जो अमाउंट उन्हें पे करी है उस अमाउंट को उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाउ लास्ट इज योर राइट इशू। What is right issue? Suppose if a company wants to increase its subscribed capital, अगर एक कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, मीन्स उसको और ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक राइट इशू कर सकते हैं। राइट इशू वो कब कर सकती है, अगर उसकी कंपनी को स्टार्ट हुए हुए 2 साल हो गए हों, ठीक है, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इस फॉर्मेशन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट, या तो उसने एक अलॉटमेंट कर दी हो उसके 1 साल बाद। दोबारा बता रही हूँ कि अगर एक कंपनी को स्टार्ट हुए 2 साल हो गए हों, ठीक है, 2 साल बाद वो अपने फर्दर शेयर्स को अलॉट कर सकती है, ठीक है, या फिर एक अलॉटमेंट के 1 साल के बाद वो राइट इशू कर सकती है। अब राइट इशू में क्या होगा, सबसे पहले जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उनको एक एडवांटेज, एक प्रेफरेंस दी जाती है, पहले शेयर्स उनको इशू किए जाते हैं कि आप हमारी कंपनी के और ज़्यादा न्यू शेयर्स खरीदना चाहते हो। देखो, इट हैज़ टू ऑफर शेयर्स एट अ फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन टू द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइट इशू, कि सबसे पहले वो प्रेफरेंस देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को
द शेयर होल्डर्स हैव नो लीगल बाइंडिंग, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि उनको उस कंपनी के शेयर्स और ज़्यादा शेयर्स खरीदने ही खरीदने। अगर उनके पास फंड्स हैं, मनी है, तो वो खरीद सकते हैं। उनकी अपनी खुद की चॉइस है कि वो खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइट इशू। The shareholders have the right to renounce the offers in favor of any other person, कि अगर वो चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई और पर्सन उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो उस पर्सन का नाम भी वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? राइट इशू। आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में क्या किया कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ठीक है, उस प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, 3 फंक्शंस वो क्या क्या परफॉर्म करती है, और वो अपनी सिक्योरिटीज़ को किस तरीके से सेल करती है। ओके।